पहला प्रश्न पूछा गया था विकास के विषय में व्यक्त की चुनिए। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सही उत्तर है। विकास एक दिशी और एक आयामी होता है, विकास परिवर्तनीय होता है, या विकास पूर्ण रूप से आनुवंशिकता से योजनाबद्ध होता है, या सभी व्यक्ति एक ही आयु और गति से विकास के पड़ावों को प्राप्त करते हैं। तो इसका सही उत्तर आपको चुनना है। तो विकास जो है एक दिशी नहीं होता है, बहुदिशीय होता है, विकास आनुवंशिकता योजनाबद्ध नहीं होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका दूसरा हो जाएगा। विकास जो है परिवर्तनीय है और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली एक विकास है। तो यहाँ पर पहले का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर यहाँ पर पूछा गया, निम्न में से विकास का कौन सा सिद्धांत प्रस्तावित करता है कि बच्चे अंगुलियों की तुलना में सापेक्षाकृत पहले हाथों पर पेशी नियंत्रण प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको बताना है यहाँ पर अधोगामी सिद्धांत या शीर्षगामी, या तथ्यों को स्वतंत्रता का सिद्धांत, या पदानुक्रम एकीकृत का सिद्धांत। तो यहाँ पर जो है सही उत्तर हो जाएगा, आपको बताना है। तो पदानुक्रम का सिद्धांत होगा, तथ्यों का होगा नहीं। शीर्ष जो है ऊपर से सिर से पैर की ओर जो जाता है उसे शीर्षगामी कहते हैं। और ये यहाँ पर पूछा जा रहा है पहले अंगुलियों की तुलना में अपेक्षाकृत पहले हाथों पर, जैसे रीढ़ की हड्डी से प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पर सही उत्तर अधोगामी हो जाएगा। तो इसने जो है पहले हाथों पर पाया, फिर उसके बाद अंगुलियों, तो इसलिए यहाँ पर दूसरा का पहला सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, शारीरिक लक्षण जैसे आंखों का रंग, ऊंचाई, बालों का रंग। आपको बताना है इसमें से सही उत्तर कौन सा है। मुख्यतः पर्यावरणीय कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या आनुवांशिक होते हैं, या सांस्कृतिक कारक द्वारा सुनिश्चित होते हैं, या आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतः क्रिया का परिणाम होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा जो है आंखों का रंग, ऊंचाई, बाल, ये है हमारे जीन से प्राप्त होते हैं, आनुवंशिकता से होते हैं, ना कि पर्यावरण से होते हैं। इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा का इसमें पर्यावरण की बात कहा गया, ये भी गलत हो जाएगा। सांस्कृतिक से होते नहीं, इसमें भी आनुवंशिकता और पर्यावरण, तो पर्यावरण का रोल नहीं होता है। तो जो पाया जाता है ये आनुवंशिकता से पाया जाता है जीन के माध्यम से। तो यहाँ पर तीसरे का दूसरा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर यहाँ पर पूछा गया था, डैश के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। इसमें से आपको बताना है कि प्राथमिक समाजीकरण संस्था कौन है, विद्यालय है, या जनसंचार है, या धर्म है, या परिवार है। तो जैसा कि आप जानते हैं प्राथमिक समाजीकरण का संस्था जो होता है यह परिवार जो है होता है। परिवार बच्चों के समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है। विद्यालय जो है द्वितीयक हो जाएगा, और दोस्त द्वितीयक हो जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर चौथे का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, एक बच्चा सिर्फ मूर्त वस्तुओं के साथ ही समस्याओं का समाधान कर सकता है, उसकी समस्या समाधान यह विशेषता किस स्तर के अंतर्गत आती है। आपको बताना है संवेदगामक अवस्था, या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जीन पियाजे के अनुसार यहाँ पर कहा जा रहा है सिर्फ मूर्त अवस्थाओं की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये चलता है 7 से 11 वर्ष के बीच में चलता है। तो यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो है सही उत्तर हो जाएगा 5 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पर एक बच्चे ने यह मानसिक विचार बना लिया कि वे सभी जीव जिनके पंख हैं वो और उड़ सकते हैं वे पक्षी हैं। तत्पश्चात उसने एक चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा और उसने स्तनधारी कहने के बजाय उस पक्षी ही कहा। इस स्थिति में ज्ञान निर्माण की स्थिति प्रक्रिया को आप क्या कहेंगे। तो आपको बताना है समावेशन, या समायोजन, या क्रमबद्धता, या संरक्षण। तो संरक्षण की बात कहा नहीं जा रहा है, क्रमबद्धता की बात कही नहीं जा रहा है। तो जब एक बच्चा जो है उस पक्षी को देखता है और उसी तरह जो है चमगादड़ को देखा, उसमें धारण कर लिया, तो ये स्कीमा अपने कर लिया। तो यहाँ पर समायोजन ही सही होगा, समावेशन। तो यहाँ पर 6 का पहला सही हो जाएगा, समावेशन सही हो जाएगा। इसका सही करेक्ट आंसर हो, उसने स्कीमा में अपना रख लिया, उसे बताया नहीं गया कि ये समायोजन में जब शामिल उसको दूसरे माध्यम से कर लेगा तो यहाँ पर दूसरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पर उसने स्कीमा में अपने बनाए रखा है चमगादड़ को स्तनधारी की तरह से, तो यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, समावेशन तब होता है जब लोग कुछ नया समझने की कोशिश करते हैं जिसे वे पहले से जानते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक बच्चा ने यह मानसिक विचार बना लिया है कि वे सभी जीव जिनके पंख और उड़ सकते हैं वे पक्षी। तत्पश्चात उसके एक चित्र पुस्तिका में चमगादड़ को देखा और उसने स्तनधारी कहने के बजाय उसे पक्षी कहा। अब यहाँ पर अगला पॉइंट दिया गया, यहाँ बच्चा ने एक मौजूदा स्कीमा अपनी स्कीमा में बनाया है पक्षियों को पंखों के ज्ञान से, तो उपयोग नए पक्षी के समझने के लिए किया गया जिसे उसने देखा था। इस तथ्य के बावजूद कि पंख वाला हर पक्षी हमेशा पक्षी नहीं हो सकता। पहले से मौजूद योजना में नए अनुभव की इस अनुकूलता को समावेशन कहा जाता है। जैसे पहले से मौजूद जो रहता है योजना में नए अनुभव की जब उसमें अनुकूलता की जाती है तो उसे समावेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कहा गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर पहला ही हो जाता। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर समायोजन के बारे में। समायोजन देख सकते हैं, इनमें नई जानकारी, समायोजन क्या होता है, इनमें नए जानकारी या नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप मौजूदा स्कीमा या विचारों को बदलना शामिल है। इस प्रक्रिया के दौरान नए स्कीमा भी विकसित किए जा सकते हैं। क्रमबद्धता क्या होता है ये जान लीजिए। यह किसी भी विशेषता जैसे आकार, रंग, आकृति या प्रकार के अनुसार वस्तुओं या स्थितियों को क्रमबद्ध करने के लिए क्षमता को प्रदर्शित करती है। अगला दिया गया है यहाँ पर संरक्षण। यह इस विचार को प्रदर्शित करता है कि उपस्थिति में परिवर्तन के बावजूद मात्रा समान रहती है। यदि आप एक बच्चे को एक पंक्ति में 4 कंचे दिखाते हैं
और उन्हें फैला देते हैं तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था वाला बच्चा फैलाव पर ध्यान देगा, केंद्रित करेगा और उसकी यह मानने की प्रवृत्ति होगी कि अब पहले की तुलना में अधिक कच्चे हैं। दूसरी ओर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था वाले बच्चे को पता चल जाएगा कि अभी भी 4 हैं। तो यह रहा संरक्षण, क्रमबद्धता और समायोजन। तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट पढ़ने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था यहाँ पर, समीपस्थ विकास के क्षेत्र की संरचना किसने प्रतिपादित किया? तो आपको बताना है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा या लेव वाइगोत्स्की द्वारा या जेरोम ब्रूनर द्वारा या संज्ञानात्मक विकास का क्षेत्र जीन पियाजे द्वारा। तो यहाँ पर समीपस्थ पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर जो है लेव वाइगोत्स्की दिए है और संज्ञानात्मक विकास का दिए है जीन पियाजे। तो यहाँ पर सही उत्तर जो हो जाएगा दूसरा सही हो जाएगा 7 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात करते हैं। 8 नंबर यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है, निम्न में कौन सा कथन बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के विषय में जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की के विचारों के बीच मुख्य अंतर दर्शाता है? आपको बताना है यहाँ पर 4 ऑप्शन में से। पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा जगत को अनुभव कराने पर जोर देते हैं, तो सही बात कह रहे हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो चलिए अगला पॉइंट यहाँ पर देखते हैं। सेकंड दूसरा कह रहा है पियाजे बच्चों को सक्रिय स्वतंत्र रूप से में देखते हैं, जबकि वाइगोत्स्की उन्हें वातावरण द्वारा नियंत्रित जीव के रूप में देखते हैं। और तीसरा कह रहा है पियाजे भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास के जैविक पक्ष पर बल देते हैं। चौथा कह रहा है पियाजे के अनुसार बच्चे अपने मार्गदर्शन के लिए स्वयं से बात कर सकते हैं, जबकि वाइगोत्स्की के लिए बच्चे की बात आत्मकेंद्रिता का घोतक है। तो यहाँ पर सही उत्तर पहला ही हो जाएगा, बाकी तीनों गलत कह रहे हैं। तो पियाजे जी कहते हैं हम बच्चे को बच्चा जो है नन्हा वैज्ञानिक होता है और वो खुद से करता है, और जबकि वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चा जो है सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से यानी समाज के माध्यम से सिखाया जाता है। तो ये जो है करेक्ट आंसर यहाँ पर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है यहाँ पर, फातिमा तर्क करती है कि आपको ईमानदार होना चाहिए क्योंकि इससे आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। फातिमा कोहलबर्ग के नैतिक चिंतन के किस चरण में है? आपको बताना है यहाँ पर सामाजिक अनुबंधन अभिनवीकरण, या दूसरा दिया गया है कानून व्यवस्था अभिनवीकरण, या अच्छा लड़की अच्छा लड़का अभिनवीकरण, या दंड आज्ञा पालन नवीकरण। तो यहाँ पर जो है अच्छा ईमानदारी और अच्छा बनने की बात कहा जा रहा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग जी के द्वारा ये तीसरा यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा, अच्छा लड़की और अच्छा लड़के बनने का प्रयास करने की अभिनवीकरण कहा जा रहा है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने 3 अवस्था स्तर दिए हैं और 6 अवस्था बताए हैं, 2-2 अवस्था यहाँ पर देख सकते हैं और ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। जैसे पहला स्तर कहते हैं पूर्व पारंपरिक नैतिक अवस्था, इसमें 2 आते हैं पहला आता है आज्ञाकारिता और दंड अभिनवीकरण, और दूसरा आता है क्या अभिनवहीन सुखदायी और सहायक अभिनवीकरण। तो यहाँ पर देख सकते हैं। और दूसरा स्तर कहता है पारंपरिक नैतिकता, और तीसरा कहता है यहाँ पर कि पारंपरिक नैतिकता। तो यहाँ पर इसके माध्यम से दूसरे में कह रहा है कि अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अभिनवीकरण, और यहाँ पर चौथा कह रहा है कानून और व्यवस्था, और यहाँ पर पांचवा कह रहा है सामाजिक और अनुबंधन नवीकरण, और छठवां सार्वभौमिक नैतिक अवस्था। तो ये देख सकते हैं इनका 3 स्तर और 6 स्टेज दिए गए हैं, यहाँ पर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और जान सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में अनुकूलन अधिगम माहौल निर्मित करने के लिए निम्न में से क्या मददगार रहेगा? तो आपको बताना है यहाँ पर सभी शिक्षार्थियों को सहभागिता के समान अवसर देना, या योग्यता के आधारित अटल समूह बनाना, या कक्षा में केवल उच्च उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चों पर ध्यान देना, या चौथा कह रहा है शिक्षार्थियों को किसी भी तरीके से उच्च अंक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना। तो यहाँ पर 10 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला, सभी शिक्षार्थियों को सहभागिता यानी समान रूप से अवसर प्रदान करने की बात कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रगतिशील शिक्षा की प्राथमिक विशेषता कौन सी है? आपको यहाँ पर बताना है प्रगतिशील के बारे में। तो प्रगतिशील के जो है माने जाते हैं जॉन डीवी, जो है कहते हैं कि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखने पर जोर देते हैं। तो इसमें से बताना है आपको बार बार पेपर पेंसिल आधारित परीक्षा से अधिगम आकलन, या परीक्षा में उच्च अंक प्राप्ति पर बल देना, या पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन, या बाह्य प्रेरकों का कई बार इस्तेमाल तो यहाँ पर आपको 11 का बताना है सही उत्तर कौन हो जाएगा। तो पाठ्यचर्या और आकलन में लचीलापन यानी फ्लेक्सिबल होना चाहिए पाठ्यक्रम, इस माध्यम से जॉन डीवी जी कहते हैं। चलिए यहाँ पर 11 का तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार यदि कक्षा में कोई बच्चा सहकर्मी समूह के स्वभाव, इरादे और मनोदशाओं के प्रति उचित प्रतिक्रिया देने के सक्षम है तो वह किस प्रकार का बुद्धि रखता है या रखती है? आपको बताना है इरादों और स्वभाव को, मनोदशाओं को प्रति उचित प्रतिक्रियाओं को सक्षम किस प्रकार को रखता है? तो आपको बताना है यहाँ पर शारीरिक गतिविधि बुद्धि, या अंतः वैयक्तिक बुद्धि, या अंतर्वैयक्तिक, या संगीत बुद्धि। तो यहाँ पर जो है हावर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार के जैसा कि बुद्धि बताए हैं। इन्होंने कई प्रकार के बताए हैं, लेकिन जो है एनसीईआरटी मानता है 8 ही प्रकार। तो 8 प्रकार के माध्यम से यहाँ पर आपको इसमें से उत्तर करना है कौन सा। तो यहाँ पर संगीत की बात कही नहीं जा रही है, शारीरिक की गतिविधि हो नहीं इनका है नहीं, और अंतः वैयक्तिक मतलब स्व होता है, लेकिन यहाँ पर दूसरे की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक यहाँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरा सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इससे पहले यहाँ पर देख सकते हैं उपर्युक्त विशेषता हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से संबंधित है। अंतर्वैयक्तिक क्या होता है ये जान सकते हैं। यहाँ पर अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दूसरों की भावनाओं को समझने और उनसे संबंधित होने से संबंधित है और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि वाला व्यक्ति अन्य लोगों की विभिन्न भावनात्मक स्थिति की समझ सकता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि मूड, स्वभाव और दूसरों के इरादों का उचित रूप से पता लगाने की क्षमता है। तो यहाँ पर ये रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर यहाँ दिया गया है। व्यवसाय के संप्रत्यय को पढ़ाते समय मोनिका ने विद्यार्थियों को पुरुष और महिलाओं के गैर पारंपरिक कार्य करते हुए फ्लैश कार्ड दिखलाए। इस युक्ति से उसके छात्रों में क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना है। यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिता का प्रोत्साहन मिलेगा या लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन का प्रोत्साहन मिलेगा या लैंगिक तारतम्यता को प्रोत्साहन मिलेगा या लैंगिक प्रतिमान का निर्माण होगा। तो इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर कौन सा होगा। 13 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर सही दूसरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लैंगिक रूढ़िवादिता में लचीलेपन को प्रोत्साहन मिलेगा। जो भी बात हो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। यहाँ पर बाइलिंगुअल दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। इसमें हमने आपके सुविधा के लिए बाइलिंगुअल रखा है ताकि बताने में। यहाँ पर निम्न में कौन सा कौशल उच्च श्रेणी में नहीं आता है। यहाँ पर नहीं आने का विशेषता बताया जा रहा है, कौन सा नहीं है। तो विश्लेषण जो है ये उच्च श्रेणी में आता है, निरूपण भी आता है, रटना जैसा कि आप जानते हैं बेंजामिन ब्लूम ने 1956 में अपना 6 चरण दिए थे। तो जान सकते हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग और ये दिए थे। इसी अनुसार इनका जो है प्रत्यास्मरण जो है ये सूक्ष्म में आएगा, बाकी उच्च श्रेणी में नहीं आएगा। ये उच्च श्रेणी में नहीं पूछा है। यहाँ पर देख सकते हैं उच्च श्रेणी में ये नहीं आएगा, बाकी ये तीनों जो है उच्च श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर प्रत्यास्मरण याद करना जो है ये निम्न श्रेणी में आता है। इसलिए यहाँ पर रिकॉल मतलब जैसे जो मन में होता है उसे तुरंत रिकॉल करने की बात कही जाए तो यहाँ पर ये उच्च श्रेणी में नहीं आता है। बाकी एनालिसिस, इवैल्यूएशन और कैरिएशन ये सब जो होता है ये उच्च श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर 14 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है। यहाँ पर निम्न में से कौन सा मानदंड निर्देश आकलन है, आपको बताना है। यहाँ पर अधिगम के निम्नतम स्तर के मानक निर्धारित करने वाला परीक्षण या सततमकता का आकलन आधार मानने वाला या जेड स्कोर का आकलन आधार मानने वाला परीक्षण या वह परीक्षण जो विद्यार्थियों को श्रेणी प्रदान करे। तो यहाँ पर 15 का सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला हो जाएगा। अधिगम के न्यूनतम स्तर के मानक निर्धारण करने वाला परीक्षण जो है यही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशील में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका क्या है, आपको बताना है। यहाँ पर मानसिक मंदित या बौद्धिक रूप से विकलांग व्यक्ति या मानसिक विकलांग या व्यक्ति जैसे बौद्धिकता अक्षमता है। तो यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी चौथा। व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता होता है उसे दिव्यांगजन 2016 के अनुसार बौद्धिक क्रियाशीलता में सीमाबद्धता वाले व्यक्ति को संबोधित करने का उचित तरीका है। तो व्यक्ति जिसे बौद्धिक अक्षमता है, तो यहाँ पर 16 का चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है। यहाँ पर इनमें से कौन सा विधि समावेश के अनुरूप नहीं है, नहीं पूछा जा रहा है, समावेश के अनुरूप नहीं है, आपको बताना है। विविधता को सराहना और महत्व देना, या सब बच्चों में स्वाभिमान और सीखने के लिए आत्मविश्वास बढ़ाना, या तीसरा दिया गया है शारीरिक, सामाजिक और प्रवृत्ति संबंधी बाधाओं को दूर करना, या चौथा दिया गया है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालय का प्रावधान करना। तो 17 में पूछा जा रहा है कौन सा समावेश के अनुरूप नहीं है, तो नहीं है, यही है जो है श्रवण अक्षमता वाले बच्चों के लिए अलग से जो है नहीं करेंगे, ये सबको एक साथ पढ़ाना चाहिए। तो यही जो है नहीं सही है, तो नहीं पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर चौथा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है। यहाँ पर राजन अपनी ही दुनिया में खोया हुआ प्रतीत होता है, वह दूसरे लोगों से नेत्र संपर्क नहीं करता और सारा दिन एक पंख के साथ अकेले खेलता रहा है। राजन का यह व्यवहार निम्न में से किस विकार की ओर संकेत करता है, आपको बताना है। यहाँ पर मांसपेशी दुर्विकार या स्वलीन क्रम विकार या गुड़ज वैफल डिस्कैलकुलिया या गति समन्वय वैकल या डिस्फोरिया। तो यहाँ पर सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा 18 का दूसरा जो है, ये राजन अपने ही में खोया है, इसलिए स्वयं में खोने दूसरे से नहीं मतलब, इसलिए स्वयं क्रम विकार है। जैसा यहाँ पर देख सकते हैं 19 नंबर दिया गया है क्वेश्चन। विषय वस्तु को पढ़ाते समय शब्दों को हटाने, उलट पुलट लिखने और बदल कर लिखने में कठिनाई आना किस विकार की तरफ इशारा करता है, आपको सही उत्तर बताना है। क्वेश्चन नंबर 19 का इसमें से कि डिस्टोर्निया विमर्श वैकल्प, या डिसलेक्सिया वाचन वैकल्प, या डिस्कैलकुलिया गुड़ज वैकल्य, या डिस्फोरिया उत्साह वैकल्प। तो यहाँ पर 19 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या दूसरा हो जाएगा, जो है पढ़ने से संबंधित है, तो डिसलेक्सिया हो जाएगा। यहाँ पर आज ये बात करते हैं डिस्टोनिया क्या है और डिस्कैलकुलिया जानते ही हैं, और
डिस्फोरिया क्या है? तो डिस्टोनिया जो है एक तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। परिणाम स्वरूप अवांछित मांसपेशियों में संकुचन या ऐंठन होती है, इसे डिस्टोनिया कहते हैं। और डिस्कैलकुलिया जैसा कि एक ऐसा शब्द जो गणित से जुड़ी जीवन भर सीखने में अक्षमताओं एक विस्तृत श्रृंखला का जिक्र करता है, इसमें सभी प्रकार की संख्याओं के अर्थ समझने में असमर्थता को से लेकर समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय सिद्धांतों को लागू करने में असमर्थता तक की गणित की समस्याएं शामिल है। तो और चौथा दिया गया है डिस्मोफोरिया। डिस्फोरिया जो है सामान्यकृत नाखुशी, बेचैनी, असंतोष या हताशा की स्थिति से क्या बोलते हैं? डिस्फोरिया। क्या बोलते हैं? डिस्फोरिया। तो ये रहा, कुछ जान सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, किसी चीज़ के विषय में नूतन तथा असाधारण रूप से सोचता है और समस्या के निदान के लिए अनोखे समाधान ढूंढने की क्षमता क्या कहलाती है? आपको बताना है। आवेगशीलता या प्रतिवर्तनता या अतिक्रियाशीलता या सृजनात्मकता। तो किसी चीज़ को जो है असाधारण रूप से सोचना या अलग से सोचना, तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्रिएटिविटी कहलाता है, यानी सृजनात्मकता कहलाता है। यहाँ पर सही उत्तर चौथा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है यहाँ पर, एक शिक्षक कुछ लिखित सामग्री एवं सब्जियों और फलों की तस्वीरों का प्रयोग करते हुए अपने छात्रों से चर्चा करता है कि विद्यार्थी इस परिचर्चा को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हुए पोषण की संप्रत्यय सीखते हैं। यह उपागम निम्न में से किस पर आधारित है? आपको बताना है। यहाँ पर शास्त्रीय अनुकूलन अधिगम पर या पुनर्बलन के सिद्धांत पर या क्रिया प्रसूत अनुकूलन अधिगम पर या ज्ञान के निर्माण पे। तो जो है एक शिक्षक जो कह रहा है लिखित सामग्री सब्जियों और फलों को तस्वीरों को देखकर, तो ये यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा चौथा, जो है ज्ञान के निर्माण पर कर रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर चौथा सही हो जाएगा 21 का। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया गया है, सृजा को पूरी यकीन है कि वह गणित और आगामी परीक्षा में पिछली बार की तरह ही असफल होगी, इसलिए उसने उस विषय में मेहनत करनी छोड़ दी है। वैसे भी उसकी शिक्षिका को उससे मंद अपेक्षाएं ही हैं। इससे आप सृजा के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो आपको क्या अनुमान यहाँ पर दिया गया है कि वह सृजा जो है आलसी है और वह बहाने बनाती है, या अधिगम असाध्यता का अनुभव कर रही है, या वह पलायनवादी प्रकृति की है, या वह विवेकपूर्ण निर्णय लेने वाली विद्यार्थी है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो है दूसरा सही हो जाएगा। अधिगम असाध्य का अनुभव कर रही है, इसलिए वह जो है रुचि नहीं ले रही है और वो असाध्य का अनुभव कर रही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, अबीर की कक्षा में बच्चे शिक्षक और सहपाठियों के साथ विविध प्रकार के चुनौतीपूर्ण क्रियाकलापों में भाग लेते हैं और मिलजुल कर ज्ञान का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की कक्षा क्या कहलाएगी? आपको बताना है। यहाँ पर सामाजिक संरचनावादी या व्यक्ति संरचनावादी या परंपरागत कक्षा या बहुभाषी कक्षा। तो यहाँ पर 23 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला, सामाजिक संरचनावादी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दिया गया है यहाँ पर, निम्न में से कौन सी शिक्षा शास्त्री रणनीति राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा प्रस्तावित है? आपको बताना है। यहाँ पर 4 पॉइंट में से पहला कह रहा है अन्वेषण आधारित अधिगम या कथावाचन आधारित अधिगम या वेधन तथा बार बार अभ्यास या चर्चा आधारित कक्षाएं। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। तीसरा जो है गलत कह रहा है, तो यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा और ये 1, 2, 4 सही है। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है? अनुरूपता कहलाता है, या निगमन परीक्षण कहलाता है, या स्मृति सहायक विधियां कहलाती है, या साधन लक्ष्य विश्लेषण कहलाता है? तो यह यहाँ का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला, अनुरूपता कहलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हैं अनुरूपता क्या है कि समस्या समाधान की रणनीतियों में से एक है। यहाँ पर लिखा है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 नंबर दिया गया है, संकल्पनात्मक चित्रण नए संपत्तियों की समझ को किस प्रकार सुसाध्य करते हैं? आपको बताना है। यहाँ पर जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके, या उप संप्रत्ययों को हटाकर, या जानकारी को सामाजिक संदर्भ से पृथक करके, या प्रत्यास्मरण पर अति बल देकर। तो यहाँ पर सही उत्तर 26 का हो जाएगा ऑप्शन संख्या पहला, जानकारी को संश्लेषित और सुव्यवस्थित करके। हटाकर नहीं करना चाहिए, पृथक मतलब अलग हो जाएगा, बल नहीं देना चाहिए, नेगेटिव वर्ड आएगा। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 26 का पहला। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है, बच्चों द्वारा अधिगम प्रक्रिया के दौरान की जाने वाली त्रुटियां किस ओर संकेत करती है? आपको बताना है। यहाँ पर अधिक वेधन एवं अभ्यास की आवश्यकता, या अधिक अधिगम के लिए स्थिर संज्ञानात्मक अयोग्य, या बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता, या चौथा दिया गया है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर आनुवंशिकता के प्रभाव। तो 27 का सही उत्तर ऑप्शन संख्या यहाँ पर तीसरा सही हो जाएगा, बच्चों और वयस्कों के चिंतन में गुणात्मक भिन्नता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर दिया गया है, एक शिक्षक में यह योग्यता होना जरूरी है कि वह
खुद को विद्यार्थियों के स्थान पर रखकर यह महसूस कर सके कि क्या वह महसूस कर रहे हैं। यह योग्यता क्या कहलाएगी? आपको बताना है यहाँ पर सहानुभूति या तदानुभूति या उदासीनता या ग्लानि। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या जो है दूसरा जो है तदानुभूति कहलाएगी। जब एक शिक्षक को कहा जाए कि अपने वहाँ पर आप रखकर महसूस करें खुद को, तो यहाँ पर तदानुभूति कहलाएगी। तदानुभूति क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, एक महान गुण है जो एक शिक्षक के पास होना चाहिए। यह गुण उसे विद्यार्थियों और समस्याओं और उन्हें हल करने के लिए उनके द्वारा की जाने वाले प्रयासों के लिए चिंतित महसूस करने में सक्षम बनाएगा। तदानुभूत दूसरे के स्थान पर स्वयं की कल्पना करने और दूसरों की भावनाओं, इच्छाओं, विचारों और कार्यों को समझने की क्षमता को दर्शाती है। तदानुभूति दिखाना, दूसरे की भावनाओं को पहचान करना, यह भावनात्मक रूप से खुद को दूसरे के स्थान पर रखने के लिए संदर्भित है। तदानुभूति की क्षमता सीधे आपकी अपनी भावनाओं को महसूस करने और उन्हें पहचानने की आपकी क्षमता पर निर्भर करती है। तदानुभूति शिक्षकों को एक बच्चे की मस्तिष्क के कामकाज के बारे में जागरूकता करेगी, जो बदले में उन्हें अपमान करने वाले शब्दों और चोट पहुंचाने वाले कार्यों से बचने की अनुमति देगी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर दिया गया है, एक ऐसी स्थिति जहां परिणाम अनिश्चित हो लेकिन ध्यान असफलता पर हो, तब बच्चे को डैश का अभाव महसूस होगा। आपको बताना है यहाँ पर क्या महसूस करेगा, ऊब जाना या दुश्चिंतता या क्रोध या शर्म। तो जो है यहाँ पर ऐसी स्थिति में जो है बच्चा दुश्चिंतता महसूस करेगा। यहाँ पर दूसरा सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर दुश्चिंतता क्या है देख सकते हैं आप। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 नंबर यहाँ दिया गया, निम्न में से कौन सी तकनीक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता नहीं है? नहीं पूछा है यहाँ पर, देखिए हाईलाइट किया गया है बोल्ड। जानकारी को प्रस्तुत करने की विविध तरीके से अपनाकर या मतों को अभिव्यक्त करने के विविध विकल्प देकर या अधिगम के आकलन हेतु विविध तरीके या बच्चों को विविध तरीके में नामीकरण करके। तो यहाँ पर 30 का सही उत्तर जो है चौथा हो जाएगा। नहीं पूछा है बच्चों को विविध तरीके से नामीकरण करके, तो यहाँ पर यही जो है गलत है और गलत पूछा है, तो यही सही हो जाएगा। ये रहा 30 क्वेश्चन। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।